लास्ट सीज़न में आपने देखा कि मैं एक घर में ट्रैप हो चुका था और मेरे साथ एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, बट फॉर्चुनेटली मैंने वो एस्केप कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि जब मैं अपने जॉब पे जा रहा था तब मेरे सामने एक वैन रुकती है और फिर वैन के रुकते ही उस वैन से कुछ लोग उतरते हैं और मुझे अंदर डाल दिया जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, मैं किडनैप हो चुका हूँ। मुझे बेहोश कर दिया जाता है और मुझे कहीं दूर ले जाया जाता है, इतना दूर कि मैं वापस नहीं आ सकता वहाँ से। मुझे 2 दिनों तक बेहोश ही रखा जाता है और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं एक कमरे में बंद होता हूँ और मेरे गले में एक कॉलर लगी होती है, जैसा कि क्रिमिनल्स को ओल्ड टाइम्स में लगाया जाता था। जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं मैं देखता हूँ कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ और मैं दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, जैसा कि मैं उस घर में कर रहा था। मैं दोबारा से बहुत तेज़ चिल्लाया जा रहा था, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। पर जैसे ही मैं चिल्लाना बंद करता हूँ मुझे एक आवाज़ आती है, बस हो गया तेरा। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है ये किसने बोला, पर थोड़ी देर बाद ही मुझे क्लिक होता है कि मैं इस रूम में अकेला तो नहीं हूँ। तुरंत मेरा ध्यान अपनी कॉलर की तरफ जाता है, जो कि मेटल का बना हुआ था। मैं किसी भी तरीके से उसे निकाल नहीं सकता था और फिर मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा उसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ जैसा कि मैं उस घर में फंस गया था, या कहूँ और भी बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद लाइट्स जलती हैं और मैं देखता हूँ कि उस रूम में मेरे अलावा 4 और लोग हैं। जैसे देखता हूँ कि वो लोग मुझे हाय कर रहे हैं, पर मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि उन सब के गले में मेरी ही तरह कॉलर्स लगे हुए हैं, जिसका मतलब हम सब यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। पर वो लोग मेरी तरफ पैनिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी देर से जगे हुए थे और वो उन्होंने खुद को शांत कर लिया था। तभी उस रूम में लगे हुए एक स्पीकर से आवाज़ आती है, तो फाइनली तुम सब उठ ही गए। ब्रुक, टीना, जेसी, बिल और फाइनली जेक। तो मैंने शायद अपने फर्स्ट पार्ट में अपना नाम नहीं बताया था। तो मेरा नाम है जेक और फ़िलहाल के लिए ये मेरी कहानी है। स्पीकर पे एक ओल्ड लेडी बात कर रही थी और वो कहती है, कॉन्ग्रेट्स अपना फर्स्ट टेस्ट पास करने के लिए, पर अब मेन इवेंट की बारी है। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो जितना भी वक्त है एंजॉय। ब्रुक गुस्से से चिल्लाता है, सिर्फ एक बार मेरे हाथ लग जा साले। टीना उसे शांत करते हुए बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। ब्रुक गुस्से में दीवार को जाकर जोर से लात मारता है। इसके बाद हम सब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है। हम सब एक दूसरे से बहुत दूर पे थे, क्योंकि हमें उस रूम के अलग अलग कॉर्नर्स पे कैद किया गया था। तो हम लोग उसी जगह बैठकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। सारा इंट्रोडक्शन होने के बाद टीना और जेसी अपनी स्टोरी बताते हैं कि उन्हें कैसे ट्रैप किया गया था। टीना और जेसी को जो दिया गया था वो सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, पर वो बहुत खतरनाक था। टीना और जेसी दोनों डिलीवरी का काम करते थे। वो दोनों अलग अलग कंपनीज के लिए काम करती थीं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। टीना और जेसी दोनों अपने अपने डिलीवरी एड्रेस पे पहुंचती हैं और जब वो घर का डोरबेल बजाती हैं
टीना जिस घर के बाहर पहुंचती है उस घर से एक यंग लेडी बाहर आती है जिसके हाथों पे आटा लगा हुआ था। तो वो टीना से कहती है कि वो उस पार्सल को अंदर जाकर रख दे, और क्योंकि उसके हाथों पर आटा लगा हुआ था वो उस पार्सल को रिसीव नहीं कर सकती थी। टीना के लिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। अक्सर कई कस्टमर्स ऐसा करते हैं। तो वो सीधा अंदर चले जाती है उस पार्सल को रखने, पर ओनर उसे अंदर धक्का दे देती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और डोर एक बार फिर लॉक हो चुका है। और जेसी के केस में जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और वो जेसी से कहती है कि वो पार्सल अंदर रख दे क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है इतना हैवी पार्सल लेने के लिए। और जेसी उसकी ओल्ड एज को देखते हुए इसके लिए हाँ कर देती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है उस पार्सल को रखने के लिए, वो ओल्ड लेडी भी उसे धक्का देती है और दरवाज़ा क्लोज हो जाता है। एंड अगेन डोर इज़ लॉक्ड। टीना और जेसी ओनर्स को गालियाँ देने लगते हैं क्योंकि वो अंदर ट्रैप हो चुके थे और दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर चिल्लाने बाद भी डोर्स नहीं खुलते हैं और उन्हें ये आता है कि डोर खुलने तो नहीं वाला, और ना ही उनकी आवाज़ बाहर जा रही है क्योंकि वो लोग बहुत देर से चिल्लाए जा रहे थे। उसके बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। करीब एक ट्रैप होने के बाद दोनों के घर में लगे स्पीकर से आवाज़ आती है, पर अब तक जेसी की हालत ख़राब हो रही थी। जेसी को उस घर से कुछ ज़्यादा ही सड़ने की बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज़ थी कि जेसी सांस भी नहीं ले पा रही थी अच्छे से। और तभी अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में ये कहा जाता है कि अगर टीना कहता है कि अगर उसे उस घर से एस्केप करना है तो उसे घर में बंधे हुए एक इंसान को मारना पड़ेगा और उसके बॉडी के अंदर से चाबियां निकालनी पड़ेंगी जो कि फ्रंट गेट की हैं। जेसी को भी यही सेम सिनेरियो बताया जाता है, बट उसके केस में ये और भी वर्स्ट था क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी मरा हुआ था और उसे मरे हुए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और उसकी बॉडी सड़ने लगी थी, जिसकी वजह से अब जेसी को ढंग से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जेसी ये सुनने के बाद तुरंत कोशिश करती है कि वो उस बॉडी के पास जा सके, पर बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो जा ही नहीं पा रही थी। और उसके सामने एक सिनेरियो और रखा गया था कि अगर वो अगले 24 आवर्स के अंदर उस घर से एस्केप नहीं कर पाती है तो वो सफोकेशन से ही मर जाएगी क्योंकि वो घर प्रॉपरली सील्ड था। वहाँ से एयर ना बाहर जा सकती थी ना ही बाहर की एयर अंदर जा सकती थी, जिसका मतलब है ऑक्सीजन वहाँ बहुत लिमिटेड था और टॉक्सिक गैसेस वहाँ बढ़ते जा रहे थे डेड बॉडी की वजह से। पर टीना पूरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी का कत्ल करना था। और टीना के सामने ये भी सिनेरियो रखा जाता है कि अगर वो 24 आवर्स के अंदर उसे नहीं मार पाती है तो वो अनलॉक हो जाएगा और फिर वो उसे मार डालेगा, क्योंकि ये उसका सिनेरियो था वहाँ से बच के निकलने का। जेसी और टीना दोनों फंस चुके थे और उन्हें बहुत ही खौफनाक चीज़ करनी थी अपनी आज़ादी के लिए। टीना कई घंटों तक घर के एक कोने में बैठे रहती है और खुद के मारे जाने का डर उसे सताए जा रहा था। तो कई घंटे बाद वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो उस इंसान को मार डालेगी। वो उस इंसान के पास जाती है जो कि प्रॉपरली चेंड था और उस पे एक टाइमर
लॉक लगा हुआ था, जिस पे अब सिर्फ 14 घंटे का टाइम बचा हुआ था। टीना पूरे घर में घूमते हुए उसे मारने के लिए कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत डर रही थी। वो बस चाहती थी कि उसे दूर से कैसे भी मारा जा सके। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो कि वो उसे मार सकती है, क्योंकि एज यूजुअल जैसा कि हमने पिछले घर में देखा था, वहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं जो कि किसी को हार्म कर सके। तो फाइनली टीना को याद आता है उस पार्सल के बारे में जो वो लेकर आई थी, और जब वो उस पार्सल को खोलती है, उसके अंदर उसे दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला, उसे एक नाइफ सेट मिलता है जिससे कि वो इंसान को काट कर उसके अंदर से चाबी निकाल सके, और दूसरा एक माइक्रोवेव। वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, वो सीधा माइक्रोवेव उठाती है, उस इंसान के पास लेकर जाती है और उसे माइक्रोवेव से कई बार हिट करती है, जिससे कि फाइनली 10 हिट्स के बाद वो मर जाता है। जैसी उसका सांस लेना भी अब बहुत मुश्किल हो जा रहा था, तो वो कुछ मिनट सोचने के बाद ही फैसला करती है कि वो उसे किसी भी तरह काट कर चाबी निकालेगी और वहाँ से भागेगी। उसने अपना मुंह बांधा और वो सीधा उस लाश के पास चली गई। वो आधे रास्ते पहुँचते ही उसे समझ में आ चुका जितनी लेयर्स उसने मुंह पे बांधी थी वो काफ़ी नहीं है। वो दौड़कर पीछे वापस आती है और अपने आप को और भी लेयर से ढकने लगती है, जिससे कि उसे किसी भी तरह की बदबू ना आए, और आए भी तो बहुत कम। और उसे ये कपड़े उसी बॉक्सेस में मिलते हैं जो कि वो लेकर आई थी, और उन कपड़ों के साथ उसे भी एक नाइफ सेट दिया जाता है। वो नाइफ सेट उठाती है और उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाती है। टीना करने के बाद वो नाइफ सेट उठाती है और उसे काटना शुरू करती है। उसे ये तो समझ में आ चुका था कि चाबी उसके पेट या फिर उसके इंटेस्टाइन में ही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी कट्स नहीं थे कि चाबी को वहाँ छुपाया जा सके। उसे पक्का चाबी खिलाई गई होगी। जैसे ही वो उसे काटना शुरू करती है, उसके चेहरे पर ढेर सारा खून उड़कर आता है, जिससे कि वो इतना ज़्यादा डर जाती है वो सीधा बेहोश ही हो जाती है। बेहोशी के कुछ घंटे बाद उसे फाइनली होश आता है और दोबारा से वो उसे काटना शुरू कर देती है, इस बार दिल में और भी हिम्मत जुटाकर। उसकी पूरी इंटेस्टाइन काटने के बाद फाइनली उसे चाबी मिल जाती है, और जैसी भी ऐसा ही करती है, उसे भी फाइनली चाबी मिल जाती है, और वो दोनों उस घर से एस्केप कर लेते हैं। ब्रुक और बिल दोनों के साथ ही सेम सिनेरियो होता है जैसा कि मेरे साथ हुआ था। वो दोनों भी एक घर में ट्रैप हो चुके थे और उन पर भी वुल्फ्स ने अटैक किया था। ब्रुक एक बॉडी बिल्डर है और साथ में एक प्लम्बर भी, तो वो उस घर में प्लम्बिंग की शिकायत पे गया था और वो वहाँ ट्रैप हो गया। उसके लिए उस वुल्फ को मारना बहुत इजी था बिकॉज ऑफ हिज फिजिक, पर बिल ने भी सेम स्ट्रगल किया जो कि मैंने किया था। उसने बहुत मुश्किल से उस वुल्फ को मारा और एक रूम का दरवाज़ा तोड़कर विंडो से वो भाग गया। पर इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों ने एक चीज़ सोची होगी कि हमने किसी को कॉल करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि सबसे पहली बात वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क जैमर लगे हुए थे। हम किसी को कॉल कर ही नहीं सकते थे। उन लोगों के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ। उनके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इनोसेंट प्रूफ हुए, और जब उन्होंने
हाउस की इन्वेस्टिगेशन की। उन्हों को वो घर भी सेम थे जैसे कि मैं ट्रैप हुआ था, और उन घर के ओनर की कोई डिटेल नहीं मिली। एंड नाउ वी ऑल आर हियर वंस अगेन फॉर अनदर टेस्ट। ये सारी डिस्कशन ख़त्म करने के बाद जब हम लोग आराम से बैठे हुए थे, तभी एक आवाज़ आती है और हम सबके सामने एक दरवाज़ा था जो कि खुल जाता है, और फिर